हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 27 जनवरी 2019 थी, जो कि 1 शिफ्ट में हुआ था। उसके जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनका सलूशन हम देखने वाले हैं, डिटेल सलूशन देखने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं देने वाला हूँ, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो 2023 का अर्थात 2024 में 11 या 18 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है दोस्तों, जो एक्सप्लेनेशन मैं इसका देने वाला हूँ उससे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं 2018 वाले अर्थात जो 27 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके जीके के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं करा चुका हूं। सारे क्वेश्चंस का सलूशन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, जिससे कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप तुरंत जाके उसको देख लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वो क्लास। दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा और इस क्लास को भी आप अच्छे से देखिएगा। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों ये क्लास। दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जीके के सबसे पहले आते हैं 38 क्वेश्चन। तो 1 से 38 तक जीके के क्वेश्चन हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। उसके बाद जो आता है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो उसके बाद दोस्तों 114 नंबर से, क्योंकि आपको पता है हिंदी के केवल 37 क्वेश्चन आते हैं, तो 114 से 150 तक हमारे जो है हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन 114 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज इसकी क्लास दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो संयोग और वियोग जो प्रकार दिए गए हैं, ये श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं दोस्तों? ये श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो संयोग और दूसरा वियोग। या हम इसे संयोग को हम कह सकते हैं संभोग, हम संयोग को संभोग कह सकते हैं और वियोग को विप्रलभ कह सकते हैं। तो ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का ये श्रृंगार रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव होता है दोस्तों, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है दोस्तों? रति। रति या हम कह लें प्रेम, रति या प्रेम, इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों। और जो श्रृंगार रस होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जो कोई नायक और नायिका होती है उसकी सुंदरता तथा उसके प्रेम संबंधी जो वर्णन किया जाता है, उसकी परिपक्व अवस्था को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति या प्रेम होता है दोस्तों। और ये 2 प्रकार का होता है, संयोग या वियोग, या हम कहते हैं संभोग या विप्रलंभ श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये 2 प्रकार का श्रृंगार रस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वात्सल्य है, तो वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो क्या होता है? वात्सल्य होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य होता है दोस्तों। और साथ ही भयानक का मैं अगर स्थायी भाव बताऊं, तो भयानक का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है भय। और साथ ही दोस्तों अद्भुत, अद्भुत का जो स्थायी भाव जो दोस्तों होता है वो क्या होता है? विस्मय। क्या होता है दोस्तों? विस्मय होता है। विस्मय कह लें, या फिर विस्मय नहीं तो आप आश्चर्य भी कह सकते हैं। विस्मय या आश्चर्य इसका क्या होता है? स्थायी भाव होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको लिख के रखा है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115, ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं,
कर्मवाच्य। तो दोस्तों हमें इसमें जो कर्मवाच्य वाला सही वाक्य है वो हमें बताना है। क्या पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, या पिताजी ने पत्र पढ़ा, या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कर्मवाच्य इसमें लिखा है, तो कर्मवाच्य का मतलब ये होता है दोस्तों वो वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें क्या हो, कर्म की प्रधानता हो। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, अर्थात हम कह सकते हैं क्रिया का वह रूपांतरण, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं इसके अगर हमें इसमें जो कर्म क्या है दोस्तों, इसमें पत्र कर्म है, तो पत्र की प्रधानता हो, इस टाइप से हम क्रिया को किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। क्या पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये तो बिल्कुल गलत ही हो जा रहा है, कर्म तो इसमें रहा ही नहीं, कर्म तो पहले आ जा रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जा रहा है। और पिताजी ने पत्र पढ़ा, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, मतलब पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। जब पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, कर्म की प्रधानता दिख रही है दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 ये रहा आपके सामने। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। तो दोस्तों इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो योजक चिन्ह है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, योजक चिन्ह जो होता है दो शब्दों के बीच में लगा होता है। मान लीजिएगा एक शब्द ये है, एक शब्द मान लीजिएगा रात है, एक शब्द रात है और दूसरा शब्द दिन है, तो इनके बीच जो शब्द चिन्ह यूज होता है ये वाला, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें तो दूसरे वाले में तो योजक चिन्ह दिया ही नहीं है, इसमें दिया है तो ये भाई होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, योजक चिन्ह जो लगता है वो दो विलोम शब्दों के बीच लगता है। जैसे रात का विलोम शब्द क्या होगा, दिन, तो इसके बीच आ गया। जैसे माता का, जैसे माता और पिता, तो माता का विपरीतार्थ या विलोम शब्द क्या होगा, पिता हो जाएगा। तो इनके बीच जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा योजक चिन्ह। अब जैसे मैं घूमने जा रही हूँ, इसमें तो योजक चिन्ह है ही नहीं दोस्तों, इसमें तो योजक चिन्ह है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं भाई बहन, तो भाई का विलोम क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इनके बीच योजक चिन्ह लगा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों योजक चिन्ह से रिलेटेड आपकी जानकारी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में आसानी से कर देंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सारी क्लासेस टॉपिक वाइज लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 117 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा दोस्तों, सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह, या सात सिंधुओं का समूह, या सात नदियों का समूह। सो दोस्तों इसका जो सही समास विग्रह होगा वो होगा सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह होगा इसका सही समास विग्रह। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, जो सप्त सिंधु है ये कौन सा समास है, ये दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें सात आ रहा है, इसी में क्या आ रहा है, संख्या सबसे पहले आ रही है, क्या आ रही भी, संख्या सबसे पहले आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जिसका पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद संज्ञावाचक होता है, वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है जो हमारे समास होते हैं, जो क्या होता है दोस्तों, समास जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पहला शब्द अव्यय हो, पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो। जैसे आ है, पहला शब्द कैसे, आ है, अनु है, आ है दोस्तों,
अनु है, ये हमारे अव्यय शब्द हैं। ये क्या है, हमारे अव्यय शब्द हैं। तो ये अगर शुरू में दिए हैं, किसी शब्द के शुरू में लगे हैं, तो हमारा वो क्या होता है भाई, अव्ययी भाव समास होता है। अनु है, आ है, प्रति है, भर है, यथा है, यथा है, आवत है, हर है, ये शब्द हमारे क्या है, अव्यय शब्द हैं। तो अगर पूर्व पद हमारा अव्यय होता है, अगर पूर्व पद हमारा क्या होता है, अव्यय होता है, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा अगर मैं कहूँ तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास हमारा वो होता है, तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों, बीच में जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद का जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो उसमें क्या आता है हमारा दोस्तों, कारक आ जाता है। क्या आ जाता है, कारक चिन्ह आ जाता है। जैसे हम मान लीजिएगा राजा, राजकुमार, राजकुमार, तो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, कोई कारक चिन्ह आ रहा है कि कारक शब्द आ जा रहा है, तो राजा का कुमार, ये हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद एवं उत्तर पद में दोनों में क्या है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। किसका होता है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, या हम कह दें विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, जैसे चरण कमल दोस्तों, तो इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का हम विग्रह जो करेंगे तो वो क्या होगा, चंद्र के समान मुख, जिसमें के समान आ जाए, या जो जैसे हम मान लीजिए कि लाल मणि है, तो लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, इस टाइप से ये हमारे क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों द्विगु समास मैंने आपको बताई दिया है। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे सप्त सिंधु हो गया दोस्तों, दोपहर हो गया, दोपहर होगा, त्रिलोक हो गया, ये हमारे क्या हो गए, द्विगु समास हो गए। इसके साथ ही दोस्तों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आपको बता दूं, द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक योजक चिन्ह वाला बताया था, तो जिसमें योजक चिन्ह आता है, या मान लीजिएगा जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे नदी नाले, नदी और नाले, मतलब योजक चिन्ह दिया होता है, जिनके बीच योजक चिन्ह दिया होता है, या जिनके बीच हम समास विग्रह करने पर और, जिनके बीच और, एवं, इष्ट तथा आय, तो वो क्या होते हैं, हमारे द्वंद्व समास होते हैं। जैसे नदी नाले, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, नदी और नाले। जैसे हमारा ऊंच नीच, ऊंच या नीच, आगे और पीछे, आगे पीछे, और हम कह सकते हैं पाप पुण्य, क्या कह सकते हैं दोस्तों, पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य का हम, पाप पुण्य का हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पाप और पुण्य, मतलब योजक चिन्ह जिसके बीच आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा जो होता है समस्त पद में कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इससे किसी तीसरे शब्द की तरफ ये इशारा करता है। जैसे लंबोदर, जैसे मान लीजिएगा लंबोदर है, जिसके लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश, इस टाइप से गणेश की तरह, गणेश के लिए हमें बता रहे हैं लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। जैसे दशानन, 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, जैसे चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, तो ये हमारे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो गया समास विग्रह 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों इसके साथ ही में सारे टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कराने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से
4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। एक शब्द विकल्प मतलब एक शब्द हमसे पूछा गया है। तो उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानने वाला होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है दोस्तों। अगर इसका उल्टा मैं आपसे पूछ लूं, उपकार को ना मानने वाला, अगर उपकार को ना मानने वाला हो तो वो उसे कहते हैं कृतध्वन। कृतध्वन तो ये हो जाएगा। और परोपकारी किसे कहते हैं दोस्तों? जो उपकार करे, जो दूसरों पर उपकार करे, जो दूसरों पर उपकार करता है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। और धर्मज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों? जो क्या हो? धर्म को जानने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं? धर्मज्ञ कहते हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में दिया गया उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वाला हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 ये रहा आपके सामने। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो दोस्तों कनक दिया गया है, तो कनक का जो पर्यायवाची हम कहीं ना कहीं पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। सो दोस्तों आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में या प्रीवियस कभी पढ़ा होगा पहले, जो हमारे यमक अलंकार होता है दोस्तों, जो हमारा यमक अलंकार होता है उसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है। कौन सा? कनक कनकते सौ गुनी माध कथा अधिका है। सो दोस्तों उसमें जो क्या होता है, शब्द होता है कनक। कनक के दो अर्थ होते हैं, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धतूरा। तो इसमें क्योंकि धतूरा तो दिया नहीं है, सोना दिया है, तो सोना ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो में हमें क्या कर दिया? अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें कौन सा कारक यूज किया गया है ये हमसे पूछा गया है। संबोधन कारक यूज किया गया है, अधिकरण कारक या संबंध कारक या कर्म कारक। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक पता होगी क्या? कर्ता ने क्या दोस्तों? कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर और अपादान से अलग होने के भाव में, अपादान से अलग होने के भाव में, और संबंध का की के और संबोधन हे अरे ये होते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं बोतल में, तो कर्ता ने, भाई इसमें तो ने आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता है। कर्म को, तो भाई कर्म वाला भी नहीं हो सकता है। करण से भी नहीं है, में है तो करण भी नहीं हो सकता है। फिर संप्रदान के लिए संप्रदान भी नहीं होगा दोस्तों। फिर अधिकरण में पर, तो अधिकरण, बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर में आ रहा है तो अधिकरण में पर, तो अधिकरण आएगा कहीं ना कहीं, में आ रहा है। अगर में या पर आए तो वो क्या होता है दोस्तों? अधिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो स्कूल बस 5 मिनट डैश आना लगाना है, तो सामान्य भविष्य काल के रूप में हमें आना लगाना है। तो सामान्य भविष्य काल मतलब आने वाला समय, आने वाला जो समय होगा उसको हमें प्रदर्शित करना है। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, या मैं आऊँगा, या मैं कल आऊँगा, या मैं 5 मिनट में आऊँगा, या मैं स्कूल 5 मिनट में आऊँगा। इस टाइप से आऊँगा मतलब भविष्य काल की बात करने वाला है ये, सामान्य भविष्य काल की बात। तो दोस्तों मैं आ गई, स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, तो ये तो भाई भविष्य काल की बात ही नहीं है, आ गई
मतलब अभी आ गई है, मतलब वर्तमान भी कह सकते हो। और स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मैं स्कूल में 5 मिनट में आऊँगा, मैं स्कूल 5 मिनट में आऊँगा, तो ये क्या हो गया, सामान्य भविष्यकाल हो गया। तो इसमें जो हम यूज करेंगे स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आके गई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 दोस्तों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122, देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताएं। वाक्य की संरचना के आधार पर इसके भेद हमें बताने हैं। तो रवि दीवार रंगने लगा, तो रवि दीवार रंगने लगा, इसमें जो हमसे क्या पूछा गया, वाक्य के संरचना के आधार पर उसके भेद बताएं। तो इसमें जो क्या है, रंगना क्या है, ये नाम धातु है, ये क्या होगा, नाम धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस क्या हो गया भाई, पुल्लिंग हो गया, तो हमें इसका क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग हमारा इसका कौन सा राइट होगा वो हमसे पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों हंसनी सही होगा या हंसीनी सही होगा या हंसिया सही होगा या हंसी सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ना तो हंसीनी सही होगा, ना हंसिया सही होगा, ना ही हंसी सही होगा। इसका जो सही स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, हंसनी, हंसनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। सो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें क्या कुम्हार का कुम्हारिन होगा, लेकिन इसमें क्या पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। पुल्लिंग रूप वाला नहीं, एक्चुअली इसमें होना चाहिए स्त्रीलिंग वाला रूप चुनना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में होना चाहिए स्त्रीलिंग वाला रूप का विकल्प चुनना है दोस्तों। तो क्योंकि कुम्हार, कुम्हार तो खुद में एक पुल्लिंग है, कुम्हार तो खुद में एक पुल्लिंग है, कुम्हार पुल्लिंग है, तो इसका हमें स्त्रीलिंग कहीं ना कहीं चुनना होगा। तो कुम्हार का कुम्हारी तो होगा नहीं, कामहीन भी नहीं होगा, कुम्हारिन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कुम्हारिन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। ये रहा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125। दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। सही बहुवचन वाला रूप पहचानिए। तो दोस्तों चुटियां, चुटियो, चुटियो, चुटियाए, तो इसका जो बहुवचन वाला रूप होगा वो हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो कोई भी पुल्लिंग है दोस्तों, मान लीजिएगा कोई भी पुल्लिंग, जैसे यही मान लीजिएगा चुटिया, मान लीजिएगा चुटिया, चुटिया ये हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। तो अगर हमें इसका, ये तो एक वचन वाला है, ये तो क्या हो गया, एक वचन है। अगर हमें इसे बहुवचन में बदलना है, अगर हमें बहुवचन में बदलना है और किसी स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में क्या है, या आ रहा है, क्या आ रहा है, या आ रहा है, या आ का डंडा, या आ रहा है। तो दोस्तों इसे हम बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसके ऊपर चंद बिंदी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, चुट्टियां हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 126 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं इसे भी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो दोस्तों कृपण, कृपण में किर जो है तो एक तो का हो जाएगा, का हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और दोस्तों मैं साथ ही बता दूं, इसमें हलंत जरूर लगेगा, इसमें क्या लगेगा, हलंत जरूर लगेगा, मतलब ये आधा है, ये क्या है, आधा है। अब जैसे कोई कोई शब्द मान लीजिए, मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए का है, ये का है, अगर केवल इतना लिखा है और हमें इस टाइप से लिखना है, इसका पूर्ण रूप लिखना है, तो हमारा इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हलंत लग जाएगा प्लस आ, ये हमारा पूर्ण रूप होता है इसका दोस्तों। तो जैसे इसमें पा है तो पा कृपण, पा प्लस आ, पा प्लस आ, इसमें हलंत लगेगा दोस्तों। और फिर अणा, फिर क्या आएगा, अणा, इसमें हलंत लगेगा और प्लस आ, तो ये हमारा पूर्ण रूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुन के बताना है। तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन तो ये रहे, कृष्ण और कृष्ण, और जो हम मान लीजिएगा सी ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण हो जाएगा, और डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा? कृष्ण। तो इसमें हमसे सही पूछा है तो सही हमारा ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है दोस्तों। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ जो रवि है, रवि क्लास में रवि बहुत लंबा है, तो रवि बहुत लंबा है तो इसकी क्या विशेषता है? रवि की क्या विशेषता है? रवि क्या है? लंबा है भाई, रवि लंबा है। या मैं कह दूं कि जो शनि है, शनि काला है, शनि काला है, शनि बहुत काला है, तो उसकी क्या विशेषता होगी दोस्तों? वो काला है। वो क्या है? काला है। वो काला उसकी विशेषता होगी कि वो काला है भाई दोस्तों, ये उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? विशेषता हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ रवि बहुत ऊंचा है तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी? ऊंचा। तो ऐसे ही इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊंचे ऊंचे क्या हो जाएगा? इसकी विशेषता हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसके विशेषण जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊंचे ऊंचे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 129 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो आपको पता है सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, आप, वे, वह, हम, तुम, ये क्या होते हैं? सब सर्वनाम शब्द होते हैं। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सबका नाम। सबका नाम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा आपके सामने दोस्तों। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? सो दोस्तों इसमें कौन सी इनकी रचना नहीं है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो पहला ही जो ऑप्शन है हमारा क्या है? अंधा युग। अंधा युग जो है ये हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है रचना। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती के द्वारा ये रचना लिखी गई है। धर्मवीर भारती जी के द्वारा ये रचना लिखी गई है, अंधा युग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों हमारे जो लिखे गए हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, ये हमसे पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं। कौन सा? ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो चंद्रवरदाई हैं, और ये सबको ही पता होगा लगभग। और कल्हड़ जो लेखक हैं, जिसके कल्हड़ ने जो रचना लिखी थी वो क्या लिखी थी दोस्तों? राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी इन्होंने एक रचना लिखी थी दोस्तों, राजतरंगिणी दोस्तों। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, सत्यार्थ प्रकाश जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 ये रहा आपके सामने दोस्तों। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शिलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, हिंदी की बात चल रही है, तो हिंदी के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 134 से 138 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो दोस्तों ये जो गद्यांश दिया है इसको हमें ध्यानपूर्वक पहले तो पढ़ लेना है दोस्तों। पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। तो पढ़ लेते हैं। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती है, जो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जिससे क्या हुआ? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। इस प्रकार के हल्के वाहनों का उपयोग होने लगा। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा जो है वो क्या है? तांगा परिवार वाहन था। किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। तांगा इक्के की अपेक्षा क्या होता है? भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में इनकी दौड़ होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नालों के स्थान पर नई नालें लगाई जाती हैं। पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। किस प्रकार के? कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं पैरों में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने वाले हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? तो किस तरह वाहनों को प्रभावित किया दोस्तों? ये हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। हल्के वाहनों का क्या होने लगा दोस्तों? प्रयोग होने लगा। इसी तरह तो मतलब प्रभावित किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन भी किया था। क्या किया था? हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, हल्के वाहनों का निर्माण एवं इस्तेमाल होने लगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? किस प्रकार सजाया जाता है? कसीदाकारी युक्त वस्त्रों से सजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? भारी और बड़ा वाहन है। कैसा दोस्तों? भारी और बड़ा वाहन है। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने अंडरलाइन भी किया था। कैसा था दोस्तों? तांगा इक्के की अपेक्षा क्या होता है? भारी और बड़ा वाहन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने दोस्तों। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। ये भी हमारे उसमें दिया था।
गद्यांश में दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं? तांगे और इक्के के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं भाई तांगे और इक्के के? तांगे और इक्के के 3 प्रकार कौन कौन से बताए गए थे? बग्गी बताई गई थी, कौन सी? बग्गी और फिटन, बग्गी फिटन और तांगा। बग्गी फिटन और टमटम हमें बताए गए थे 3 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको सारे ऑप्शन दिखते रहें। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमें जो पंक्ति दी गई है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, और रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है? तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कनक शब्द आया था, तो उसके लिए मैंने बताया था ये यमक, जो यमक अलंकार है उसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है कनक कनकते सौगनी माधकता अधिकाय। तो उसकी जो परिभाषा होती है कनक अलंकार यमक अलंकार की, क्या होती है? कोई एक शब्द एक, दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। लेकिन इसके साथ ही जब कोई एक वर्ण, जब कोई एक अक्षर, क्या होता है दोस्तों? जब कोई एक किसी पंक्ति में क्या होता है दोस्तों? जब कोई एक वर्ण, जैसे राही है या कोई बास वर्ण मान लीजिएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन, इस जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है, इसमें रा, जैसे रघुपति रा, राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण का बार बार उपयोग किया गया है। तो जब किसी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण का बार बार उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वो होता है हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 140 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। तो सीता के आगे रमा खड़ी है। सो दोस्तों अव्यय के भेद के बारे में पूछा गया है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक होता है क्या दोस्तों, जब सीता के आगे रमा खड़ी है तो क्या हो रहा है दोस्तों? सीता और रमा के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है। सीता और रमा के बीच क्या दर्शाया जा रहा है दोस्तों? सीता और रमा के बीच क्या दर्शाया जा रहा है दोस्तों? एक संबंध दर्शाया जा रहा है। तो क्या होगा? ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, ये रहा आपके सामने दोस्तों। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो घूमना अच्छा है सुबह, ये तो बिल्कुल शुद्ध नहीं है। घूमना सुबह है अच्छा, बिल्कुल भी मतलब देखने में पढ़ने में ही अजीब लग रहा है। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी अजीब लग रहा है पढ़ने में। लेकिन सुबह घूमना अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें कितनी मात्राएं दी गई ये हमसे पूछा गया है। क्या प्रत्येक में 24 मात्राएं दी गई हैं, या 36 मात्राएं दी गई हैं, या पहले और तीसरे में 12 मात्राएं दी गई हैं? तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। एक मात्रा, 2 मात्रा, 3, 4, यहाँ पे हम इस टाइप से 4 हो गई, 5, 6 और फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 और 15, ये हमारी
पहले में 15 दिए हैं, तो पहले और तीसरे में हमारी 15-15 दी हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 दी गई हैं। तो एक लाइन में पूरी 28 दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 13 के क्रम से 28 मात्राएं एक पंक्ति में दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अंक भरना, अंक भरना क्या होता है दोस्तों, अंक भरना जो होता है वो हम क्या किसे कहते हैं दोस्तों, अंक भरना कहते हैं गले लगना। जब हम किसी से लिपट कर गले लगकर स्नेह से प्यार से जब गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, अंक भरना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रो पड़ना नहीं होगा, बदल जाना बिल्कुल नहीं होगा, मूर्ख बनाना या बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 144 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पुनर्जन्म, पुनर इसमें क्या है, पुनर उपसर्ग है। तो उपसर्ग दोस्तों क्या होता है, जो अव्यय शब्द किसी शब्द में, किसी धातु शब्द में पूर्व में लगते हैं, जो शुरू में लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। और जो लास्ट में अंत में लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उपसर्ग की बात की गई है। तो पुनर, इसमें पुनर क्या लगा है, पुनर उपसर्ग लगा है। इसमें कुधर्म में कु क्या लगा है, कु उपसर्ग लगा है। आजीवन में आ क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमसे नहीं पूछा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 145 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो दोस्तों ये जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उपसर्ग क्या होता है, धातु शब्द के शुरू में लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो अंत में लगता है। तो दोस्तों हमें प्रत्यय शब्द बताना है। तो दोस्तों इंसान, बिल्कुल इसमें कोई कुछ नहीं लगा, मदद में भी समझ में भी, ये खुद में एक शब्द है। लेकिन जादूगर, तो दोस्तों जादूगर को अगर हम जादू लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें एक गर हम क्या लगा दें, प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, ये जादूगर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ये रहा आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प शब्द सही दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। दिए गए जो है हमारा विपरीत अर्थ वाला हमें जो है शब्द चुनना है दोस्तों। तो स्वार्थ का जो विपरीत अर्थ वाला होगा वो क्या हो जाएगा, परमार्थ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 147 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो दोस्तों अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, आ प्लस अत्यधिक होगा, या अत प्लस अधिक होगा, या अत प्लस अधिक होगा। तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं होगा, जो राइट होगा वो क्या होगा हमारा, अति प्लस अधिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारी क्या है भाई, जिसमें या बने, रा बने, ये हमारे क्या होते हैं, इण संधि, इण स्वर संधि होती है। क्या होती है, इण स्वर संधि होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा आ ई उ का मेल जब किसी अन्य स्वर से होता है तो हमारा क्या होता है, ई का या हो जाता है, रा का ई का या हो जाता है, और ऊ का वा हो जाता है, और हमारा दोस्तों ऋण का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो इस टाइप से ये हमारी क्या होती है, ऋण संधि होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। तो आचार, आचार का खाने की वस्तु है, जी नहीं, ये अचार थोड़ी ना जो खाने की वस्तु है, ये तो आचार है, ये ना ही विचार है। आचार विचार होता है, आचार विचार, तो विचार जो होता है वो तो ये वाला विचार है, लेकिन ये तो आचार के बारे में पूछा गया। मतलब आचार मतलब किसी व्यक्ति का कैसा आचरण है, उसका व्यवहार जो है वो कैसा है। तो अनादर की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो
व्यवहार या आचरण जो होता है वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं एक अलग भाषा में, मतलब इसी भाषा में, हिंदी भाषा में चाल चलन भी हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्या कि दोस्तों मैं सारे टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालने वाला हूँ दोस्तों। सारे टॉपिक की थ्योरी कराने वाला हूँ दोस्तों, इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री आप पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुबदा, दुबदा का जो कह सकते हैं हम पर्यायवाची जो है वो हमसे पूछा गया है। तो दुबदा का यथातथ बिल्कुल नहीं होगा, होनहार बिल्कुल नहीं होगा, विस्तृत मतलब किसी को विस्तार में बताना, होनहार मतलब कोई जब अच्छा काम करता है तो हम शाबाशी जो देते हैं, और यथातथ जैसा है वैसा, तो ये तो है नहीं। दुबदा, दुबदा क्या होती है, जब व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाता है, वो उसे समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो वाली सिचुएशन जो होती है वो दुबदा की सिचुएशन होती है, जिसे हम धर्म संकट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो पत्थर का जो समान अर्थ वाला शब्द है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, पाषाण। जैसे आपने पाषाण युग पढ़ा होगा हिस्ट्री में, इतिहास में, पाषाण युग, उसमें पत्थर ही आपको दिखाए जाते हैं, तो पत्थर, पत्थर को क्या कहते हैं, पाषाण। तो पाषाण क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। सो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।